हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वन मोर सेशन ऑफ पॉलिटी एट परचम क्लासेस। पॉलिटी में जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल इन पार्लियामेंट। किसी भी बिल को पार्लियामेंट में पास कराने का क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है हमारे पार्लियामेंट में 4 टाइप के बिल पास किए जाते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंशियल बिल। तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी बिल हैं वो 4 कैटेगरी में हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कौन कौन से बिल होते हैं इनके बारे में हमें जानकारी मिल गई है, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल के और मनी बिल के हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है वो पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आज फाइनेंशियल बिल टाइप 2 पे। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 4 बिल थे जैसा। ऑर्डिनरी बिल ये हम पढ़ चुके हैं, फिर हमने मनी बिल पढ़ा, मनी बिल को भी हम कर चुके हैं। मनी बिल क्या होता है, किस तरीके से पार्लियामेंट में पास होता है, ये सब हम जान चुके हैं। फिर आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में भी 2 टाइप के बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो टाइप 1 को भी हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले जाके लास्ट लेक्चर करें, फिर ही आप आके इस लेक्चर पे कंटिन्यू करें, ठीक है। सो फाइनेंशियल बिल का आज हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल बिल पार्ट 2। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस तरीके से पास होता है, क्या होता है, इसका लेक्चर आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट में गो थ्रू करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का प्रोसेस क्या है। आर्टिकल 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस आर्टिकल, आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल बिल टाइप 2 के बारे में, और हम देखेंगे जॉइंट सिटिंग के बारे में कि जॉइंट सिटिंग कब की जाती है पार्लियामेंट में, क्यों की जाती है, इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 2, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। तो हमने पढ़ा था मनी बिल, वो बिल जो कि एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 110 की प्रोविजन से डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 110 है, नंबर 110 है, उसमें जो पॉइंट दे रखे हैं उससे अगर कोई बिल डील कर रहा है तो इट वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ मनी बिल, ये तय है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल बिल टाइप 1। तो दिस वाज मनी बिल प्लस जनरल लेजिस्लेशन। मनी बिल के साथ साथ अगर किसी बिल में जनरल लेजिस्लेशन की पॉलिसीज भी हैं, कुछ और भी हैं जो कि आर्टिकल 110 से बाहर के बारे में बात कर रहा है, एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 110 की बात नहीं कर रहा है, इसके अलावा कुछ जनरल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में भी बात कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल बिल टाइप 1। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल बिल टाइप 1। अब आती है बात फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की। सो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 इज व्हाट बिल? It is any bill which deals with the expenditure from the consolidated fund of India. Consolidated fund of India से कोई भी अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है, एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी होता था मनी बिल में। मनी बिल में भी एक्सपेंडिचर कहाँ से होता था? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता था, लेकिन दैट वाज डीलिंग विद आर्टिकल 110 एक्सक्लूसिवली। आर्टिकल 110 के प्रोविजन से डील करना चाहिए। यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डीलिंग विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 के प्रोविजन के अलावा अगर कोई एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, सीएफआई से हो रहा है, तो वो आएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की कैटेगरी में। समझ में आया? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। एक लेमैन के लिए सारी एक ही बात है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, लेकिन क्योंकि हम डिटेल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों में क्या नुआंसेस है, क्या डिफरेंसेस है। सो मनी बिल इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद 110, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 मनी बिल विथ जनरल लेजिस्लेशन प्रोसेस, कुछ और भी जनरल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसमें पार्ट है, तो वो हो जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 1। और एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट लिमिटिंग टू आर्टिकल 110 इंक्लूडिंग एनीथिंग ऑफ आर्टिकल 110 वुड बी फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो वो किस में आएगा? फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अदर देन मैटर्स इन आर्टिकल 110। 110 के अलावा अगर कोई मैटर है, कोई भी मैटर है जो आर्टिकल 110 में नहीं आता, कोई भी प्रोविजन जो आर्टिकल 110 में नहीं आता,
और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे खर्चा है, तो वो किस पे आएगा, वो आएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की कैटेगरी में। क्लियर है, मीनिंग समझ में आ गया। सो एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, अगर हमारे को स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे चलता है, स्वच्छ भारत अभियान हमारे पूरे देश को साफ करने वाले, घर के बाहर अगर आपने देखा हो तो रोज सुबह एक टेम्पो आता नगर निगम का गाना गाते हुए, गाड़ी वाला आया, तो ये स्वच्छ भारत अभियान का एक पार्ट है। इसी तरह और भी कोई स्वच्छ भारत अभियान के लिए अगर हमारा कोई भी फंड्स यूज हो रहे हैं, वेलफेयर स्कीम यूज हो रही है, या इसके अलावा कोई और भी वेलफेयर स्कीम यूज हो रही है, और उसके लिए जो पैसा चाहिए, उस वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा निकलेगा कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहां से निकलेगा ये पैसा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई भी मंत्री अपनी जेब से पैसा तो लगाएगा नहीं, वो हमारे देश के फंड में से ही यूज होगा। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमने यूज करा, लेकिन ये आर्टिकल 110 का पार्ट नहीं है, इसलिए ये वाला जो बिल पास होगा वो पास होगा एज अ फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2 क्लियर है बात। सो मीनिंग आई होप आपको बहुत इजीली और बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, क्या स्पेशल है इसके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में। सो देयर इज नथिंग स्पेशल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ फाइनेंशियल बिल टाइप 2। कुछ भी खास स्पेशल नहीं है, इट इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी बिल। जिस तरीके से ऑर्डिनरी बिल पास होता है उसी की तरीके से फाइनेंशियल बिल टाइप 2 पास किया जाता है। ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे अपन, ऑलमोस्ट सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट, सिर्फ इक्का दुक्का डिफरेंसेस है। तो क्या डिफरेंस है कि इसमें रिकमेंडेशन ऑफ द जो प्रेसिडेंट चाहिए होती है, जैसा आपको पता है कि मनी बिल के लिए रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रायर चाहिए होती है, इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। लेकिन इस केस में, एंड द सेम गोज फॉर फाइनेंशियल बिल टाइप 1, लेकिन इस केस में recommendation from the president is required at the consideration stage, not at the introduction stage। ये एक डिफरेंस है कि इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट तो चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसेंट बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त नहीं चाहिए, जबकि बिल पे कंसिडरेशन होगा, बिल पे चर्चा होनी होगी, तो उससे पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, अनुमति की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसमें कोई नीड नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आया। मनी बिल की जब बात करते हैं तो यू नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एट द इंट्रोडक्शन स्टेज। बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आपको प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट है रिकमेंडेशन की। लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल बिल टाइप 2, यहां पे आपको प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट इंट्रोडक्शन स्टेज पे नहीं है, यू रिक्वायर इट एट अ लेटर स्टेज, जब उस पर चर्चा होगी तब आपको इसके ऊपर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है कि भैया इस बिल के ऊपर आपको रिकमेंडेशन करनी है। क्लियर है। अगेन फिर सब कुछ सेम है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, जैसा कि ऑर्डिनरी बिल में होता था, तो ऑर्डिनरी बिल के सेम ही है, ये कोई फर्क नहीं है। इन केस ऑफ अ डेडलॉक क्या होगा, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन भी है, जो कि मनी बिल में नहीं होता था। मनी बिल में लोकसभा की ही बात चलती थी, दादागिरी किसकी थी, लोकसभा की। लोकसभा के पास फुल अथॉरिटी है, इन केस ऑफ मनी बिल एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। यहां पे इन केस देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, सो इट कॉल्स फॉर जॉइंट सिटिंग समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग क्या होती है वो भी अपन पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात। सो ऑलमोस्ट सारा सेम प्रोसीजर है ऑर्डिनरी बिल का। इंट्रोड्यूस दोनों हाउस में हो सकता है, प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिकमेंडेशन ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। दोनों बिल इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। जो प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल का होता है सबका सब वही होता है। प्रेसिडेंट के पास भी वही ऑप्शन है जो ऑर्डिनरी बिल के केस में होते थे। ठीक है। और अगर कोई डेडलॉक हो जाता है दोनों हाउस में तो उस केस में जॉइंट सिटिंग भी हो जाएगी। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में। क्या डिफरेंस है कि इट रिक्वायर्स रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एट द कंसिडरेशन स्टेज। इसको कंफ्यूज मत होना, ये कंसिडरेशन स्टेज है। कंसिडरेशन स्टेज बोले तो जब इस पे चर्चा होगी, इसको कंसिडर किया जाएगा, बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त इसकी जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पे। किसमें, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में। दोनों बिल एक नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2, तो आप ऐसे मत लिख के आ जाना देयर इज नो डिफरेंस।
दोनों का मतलब अलग है, दोनों का काम अलग है, वो तो अलग ही है। ऑर्डिनरी बिल सारे मैटर अपार्ट फ्रॉम मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम 110 एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110। तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 2। दोनों का मीनिंग पूरे तरीके से अलग है, लेकिन डिफरेंस कहां पे नहीं है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दोनों का सेम है, सिर्फ यहां पे कंसिडरेशन चाहिए प्रेसिडेंट की एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन, रिकमेंडेशन चाहिए एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन। फिर आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 368 दी सुपरमैन आर्टिकल या द सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल लो आप इसको, आर्टिकल 368, जो कि हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाएगा। स्पेशल आर्टिकल है, स्पेशल फीचर्स हैं, तो इसके बारे में हम पहले ही लेक्चर ले चुके हैं। आप जाके सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, मेरे द्वारा ली हुई क्लास आपको दिख जाएगी। इसमें थंबनेल शायद चेंज हो गया होगा, तो थंबनेल पे गौर मत फरमाइएगा, थंबनेल शायद चेंज हो गया होगा, पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो इसको सेपरेटली अभी हम डील नहीं कर रहे क्योंकि एक पूरी क्लास इस पे आ चुकी है, ठीक है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेगा। फिर आता है हमारा जॉइंट सिटिंग ऑफ दी टू हाउसेस। तो मैंने बताया अब आपको जॉइंट सिटिंग हो सकती है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 भी अगर दोनों हाउसेस में अटक गया तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है। सो जॉइंट सिटिंग कब कब होती है? ऑर्डिनरी बिल के केस में और फाइनेंशियल बिल के केस में। मनी बिल में तो हो ही नहीं सकती जॉइंट सिटिंग, क्योंकि लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ओवरराइडिंग पावर्स है। और सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं हो सकती जॉइंट सिटिंग, क्योंकि ये दोनों हाउस से सेपरेटली क्लियर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सबसे पहले तो जॉइंट सिटिंग हो कहां सकती है? जॉइंट सिटिंग हो सकती है हमारी ऑर्डिनरी बिल में और फाइनेंशियल बिल में। क्लियर बात? सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं हम जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस? क्या होता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस? तो कोई भी बिल जब दोनों हाउस में अटक जाए, दोनों हाउस में अटक जाए इन द सेंस एक हाउस से पास हो जाए, दूसरे हाउस से रिजेक्ट हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाता है? एक डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज हो जाती है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस पर नतीजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। सो हाउस 1 से पास हो गया, हाउस 2 में रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हाउस 2 में पास हो गया, हाउस 1 में रिजेक्ट हो गया, कैसे भी आप ले लें। एक हाउस में अटक गया, बेसिकली पास नहीं हुआ बिल, दोनों हाउस में स्मूथली पास नहीं हुआ, प्रेसिडेंट के पास नहीं गया, तो ऐसे केस में डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि हमें बिल को तो आगे बढ़ाना है। तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? जॉइंट सिटिंग अरेंज करते हैं, समन करते हैं। क्लियर है? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू रिजॉल्व द डेडलॉक समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करता है समन्ड बाय द प्रेसिडेंट? ये एक कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको आप स्पीकर मत लिख दीजिएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि समन्ड बाय द स्पीकर। जॉइंट सिटिंग इज ऑलवेज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसको बुलाने वाला कौन है? प्रेसिडेंट। कॉल कौन करेगा जॉइंट सिटिंग को? प्रेसिडेंट। हाँ, इसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर है बात? अभी और देखते हैं उसको। डेडलॉक कौन कौन सी 3 सिचुएशन में हो सकता है, उसको अपन देख लेते हैं। कब कब ऐसा नतीजा होगा कि भैया डेडलॉक हो सकता है, बिल पास नहीं हुआ, कब डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होगी? सो इफ अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, यही वाली बात। एक हाउस से बिल पास हो गया कि भैया सब कुछ क्लियर है, ये बिल बिल्कुल बढ़िया है, मस्त है, मक्खन है, आगे बढ़ाओ। दूसरे बिल ने बोला नहीं भैया, अपने को स्वाद बढ़िया नहीं आ रहा, इस बिल को पास नहीं किया जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा। एक ने करा, एक ने मना कर दिया। दूसरा, अमेंडमेंट नॉट अग्रीड बाय बोथ द हाउसेस। कुछ ऐसे संशोधन है इसमें, एक हाउस ने बोला कि मुझे इस बिल में ये संशोधन चाहिए, बिल इज ऑल दी मोर ओके, पर इसमें ये अमेंडमेंट होने चाहिए, ये डिफरेंसेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, संशोधन आपको इसमें अंदर करने पड़ेंगे। लेकिन फिर एक हाउस ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम ऐसे अमेंडमेंट नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसा होगा कि जो भी प्रपोजल दूसरे हाउस ने दिया है और एक हाउस ने दिया और दूसरे हाउस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो भी डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है। इधर क्या है? इट इज क्लियरली रिजेक्टेड। इसको समझना बात को कि यहां पे रिजेक्ट ही हो रहा है, भैया पसंद ही नहीं आया बिल, ये तो बिल्कुल खराब बिल है, हमें पास ही नहीं करना, ठीक है। एक दूसरा क्या होता है कि बिल तो ठीक है यार, बिल में कोई इतनी खराबी नहीं है, लेकिन इसमें एक आध संशोधन की जरूरत है, एक आध अमेंडमेंट की जरूरत है। वो अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज करे, लेकिन उसे पास नहीं किया गया दूसरे हाउस द्वारा, कि बोले नहीं यार हम तो इसे बिना अमेंडमेंट के करेंगे, या ये अमेंडमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है, समझना, ठीक है ना।
फिर आता है नो एक्शन हैज बीन टेकन फॉर मोर देन 6 मंथ बाय अदर हाउस। एक हाउस से पास हुआ, दूसरे हाउस ने 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई काम ही नहीं करा, बोले इसको डालो टोकरी में, अपने को कुछ नहीं करना। तो 6 महीने तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया है तो भी क्या हो जाएगा, डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। डेडलॉक क्यों हो जाएगी, क्योंकि बिल तो पास ही नहीं हो रहा, और कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बड़ा होके आगे जाके एक्ट बनना है, उसको बड़ा होके आगे जाके क्या करना है, एक्ट बनना है। जैसे हमें बड़े होके पढ़ लिख के कुछ आगे करना है ना, कुछ नौकरी हासिल करनी है, बड़ा ऑफिसर बनना है, या कुछ भी XYZ, सबके अपने अपने सपने होते हैं। सो इस बिल का भी क्या सपना है कि मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूं तो मुझे बड़ा होके एक्ट बनना है, फाइनली जाके मैं एक लॉ बनूंगा, कानून बनूंगा। लेकिन अगर आप 6 महीने तक इस बेचारे को कोई ध्यान ही नहीं दोगे, 6 महीने तक अगर ये ब्लॉक है एक हाउस में, तो इसका मतलब ये पास नहीं हो रहा, इसकी ग्रोथ में हम रुकावट आ रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डेडलॉक हो गया, और डेडलॉक के को सुलझाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जॉइंट सिटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो 3 केस अगर हो जाते हैं, एक बिल रिजेक्ट हो जाता है, कोई एक हाउस रिजेक्ट कर देता है, या फिर अमेंडमेंट कुछ करते हैं उस अमेंडमेंट को अप्रूव नहीं करता दूसरा हाउस, भसड़ हो जाती है दोनों हाउस में कि नहीं भैया मेरे को ये अमेंडमेंट नहीं पसंद है, ये संशोधन मुझे नहीं पसंद है, तो डेडलॉक हो जाएगा। तीसरा, दूसरे हाउस ने 6 महीने तक कोई मतलब ही नहीं रखा, 6 महीने तक उसको एक टोकरी में डाल दिया कि हमें कोई एक्शन ही नहीं लेना, तो इन तीनों केस में क्या हो जाएगा, डेडलॉक। डेडलॉक, और डेडलॉक का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, ठीक है ना, क्योंकि हर बिल के साथ तो होता नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो। ऑर्डिनरी प्रोसेस में तो आप दोनों हाउस हाँ करोगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल, साइन होगा और पास हो गया। लेकिन दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आप याद रखो कि इस आर्टिकल का नंबर क्या है, 108। 108 किसका नंबर होता है, एम्बुलेंस का, मेडिकल इमरजेंसी का। तो वो भी क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है ना, जब अपने को एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अपन एम्बुलेंस बुला लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो आर्टिकल 108 मतलब मेडिकल इमरजेंसी। तो डेडलॉक के केस में आपका आर्टिकल 108, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और डेडलॉक को सॉल्व करने का आर्टिकल 108, और मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। अच्छा, एक बात यहां ध्यान रखना कि जब भी हम ये 6 महीने का पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसा कोई पीरियड नहीं करेंगे जब पार्लियामेंट का सेशन छुट्टी पे हो, चाहे वो एडजर्नमेंट हुआ हो 4 से ज़्यादा दिन के लिए, चाहे वो प्रोरोगेशन हुआ हो 4 से ज़्यादा दिन के लिए। जब भी सेशन प्रोरोग होता है तो 4 से तो ज़्यादा दिन के लिए ही होता है। तो प्रोरोगेशन हुआ हो या हाउस को हमने 4 दिन के लिए एडजर्न भी किया हो, स्थगित भी किया हो 4 दिन से ऊपर, तो वो पीरियड भी काउंट नहीं होगा। मतलब जब आपका सेशन चल रहा है, जब पार्लियामेंट की सिटिंग हो रही है, वो ही आपका पीरियड गिना जाएगा। छुट्टी का पीरियड, रिसेस का पीरियड, जिसको जो आपको पता है कि रिसेस का पीरियड होता है, उसे हम नहीं गिनेंगे। क्या होता है एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक नहीं पता हो तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जहां पे हमने क्लियरली इसको बताया है, ठीक है। सो लोकसभा से अगर बिल कोई पास हुआ, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा के 6 महीने कैसे कैलकुलेट होंगे, वो वाला पीरियड कैलकुलेट होगा जब पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट प्रोरोग्ड है या पार्लियामेंट एडजर्न्ड है फॉर अ पीरियड मोर देन 4 डेज, तो वो वाला पीरियड काउंट नहीं होगा। तो सपोज करो कोई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने सेशन चला, मई जून की रही छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी रही मई जून की, सब घर पे थे अपने। फिर जुलाई से वापस रिज्यूम हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने रिज्यूम हुआ वापस, ठीक है। तो अब आप इसका 6 महीने का पीरियड कैसे करोगे कैलकुलेट। सपोज करो 1 फरवरी को बिल आया राज्यसभा के पास, राज्यसभा, लोकसभा ने तो पास कर दिया, लोकसभा ने तो पास कर दिया। 1 फरवरी को बिल आया किसके पास, आया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के 6 महीने किस तरीके से काउंट होंगे, तो फरवरी वुड बी 1 मंथ, मार्च वुड बी 2nd मंथ, अप्रैल वुड बी 3rd मंथ, एंड मई को चौथा महीना नहीं गिनोगे आप, मई को चौथा महीना नहीं गिनोगे आप, क्योंकि यहां तो हाउस ऑलरेडी प्रोरोग कर दिया गया है, हाउस को स्थगित कर दिया गया है, सेशन को खत्म कर दिया गया है। अब वापस कब से गिनोगे चौथा महीना, चौथा इज जुलाई, 5वां इज अगस्त, 6ठा इज सितंबर। तो ऐसे 6 महीने गिने जाएंगे जब वो सिटिंग में होंगे। अगर ऐसा होता है कि ये सितंबर भी मौजूद नहीं है, सपोज अगस्त तक का ही सेशन था, सितंबर में भी मौजूद नहीं है, और फिर सितंबर, अक्टूबर मौजूद नहीं, फिर ये मिलते हैं नवंबर में, तो अब आपका 6ठा महीना कौन सा होगा, नवंबर होगा। सितंबर, अक्टूबर को भी आप नहीं गिनोगे।
तो जब भी सेशन नहीं चल रहा है, जब भी सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मौजूद नहीं है पार्लियामेंट के लोग, तब आप उस पीरियड को नहीं गिनोगे। 4 दिन से अधिक ऐसा कोई भी पीरियड है, 4 दिन से अधिक ऐसा कोई भी पीरियड है जब सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं चल रहा है ड्यू टू एडजर्नमेंट और ड्यू टू प्रोरोगेशन, तो उस पीरियड को आप इस 6 महीने में नहीं गिनोगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो भी पूछ लेना, एक बार और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस आर्टिकल 108 हम समझ ही चुके हैं। आर्टिकल 108 के थ्रू हम जॉइंट सिटिंग समन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब समन करते हैं। अब जॉइंट सिटिंग लागू कहां होती है ये भी हम देख लिया। ऑर्डिनरी बिल के केस में होगी, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि मनी बिल में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है, ओवर राइडिंग पावर है। यानी कि अगर राज्यसभा ने उसको एक्सेप्ट नहीं भी किया, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया, राज्यसभा ने अमेंडमेंट भेजे और उस अमेंडमेंट को भी नहीं माना लोकसभा ने, तो भी क्या हो जाएगा? इस बिल को पास माना जाएगा, क्योंकि लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स है बाय आर्टिकल 110। कौन देता है ये शक्ति इनको? ये देता है आर्टिकल नंबर 110। सो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ठीक है, आर्टिकल 110। फिर आता है आपका फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, इन दोनों केस में जॉइंट सिटिंग होगी। और फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी जॉइंट सिटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउस से सेपरेटली पास होना पड़ता है। क्या होता है? सेपरेटली पास होना चाहिए बाय आर्टिकल 368, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। क्लियर है बात? तो जॉइंट सिटिंग कौन से केसेस में होगी? ऑर्डिनरी बिल में होगी, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में होगी, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में होगी। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। फिर कुछ है जॉइंट सिटिंग की और चीजें इंपॉर्टेंट, जॉइंट सिटिंग के बारे में देख लो कि इफ द बिल हैज लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो उसके ऊपर कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। अगर कोई बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन की वजह से लैप्स हो गया है, कौन से बिल लोकसभा में डिसोल्यूशन की वजह से लैप्स होते हैं इसके ऊपर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो देख लेना। पुरानी चीजों को मैं वापस से नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आप पुराने के लेक्चर आप देखते रहे, जिससे आपको पता पड़े कि कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पुराना रेफरेंस भी मिलता जाएगा, पर पॉसिबल नहीं है कि हम पुराना टॉपिक भी अभी कवर कर लें। सो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की वजह से कोई भी बिल अगर लैप्स हो गया है, कोई भी बिल लैप्स हो गया है, तो उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। क्लियर है बात? किसकी वजह से लैप्स हुआ है? डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई है और कोई बिल लैप्स हो गया है, तो उस पर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। हालांकि इफ प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड प्रायर, कि भैया पहले ही प्रेसिडेंट ने डिसोल्यूशन से पहले बोल दिया है कि भैया इसके ऊपर जॉइंट सिटिंग रखनी है, तो फिर जॉइंट सिटिंग होएगी। इफ प्रेसिडेंट नोटिफाइज इंटेंशन टू समन अ जॉइंट सिटिंग बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पहले ही प्रेसिडेंट साहब बोल चुके हैं कि भाई साहब इसके ऊपर अपने को जॉइंट सिटिंग करनी है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद बिल लैप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग होएगी। क्लियर है बात? अब जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर। राज्यसभा के स्पीकर नहीं करेंगे। इनफैक्ट राज्यसभा के स्पीकर तो कभी भी नहीं, स्पीकर यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो कभी भी नहीं करेंगे। अगर स्पीकर मौजूद नहीं है लोकसभा का, तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा मौजूद नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा करेगा, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। वो नहीं है तो भी अ पर्सन आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जॉइंट सिटिंग, कोई ऐसा मेंबर जिसको हमने डेलीगेट किया है ऑफ द टू प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग। तो यानी कि स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और नहीं तो उसके बाद कोई भी ऐसा मेंबर जो कि हाउस का मेंबर हो, उसको डिटरमाइन किया गया है कि जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करे। क्लियर है बात? इसमें वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो हमारा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है कभी भी प्रिसाइड नहीं करेगा जॉइंट सिटिंग को, क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा या मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए जॉइंट सिटिंग को वो प्रिसाइड नहीं करते हैं। जॉइंट सिटिंग में क्या होंगे? लोकसभा के मेंबर्स भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर्स भी होंगे, दोनों साथ बैठेंगे। इनको प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा,
वो भी मौजूद नहीं है, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर होता है, वो राज्यसभा का मेंबर होता है। वहीं पे जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, तो वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करेगा। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो फिर आप किसी भी मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करा सकते हो। क्लियर है? ये फीचर्स है ज्वाइंट सिटिंग के। और फीचर्स देख लेते हैं। कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द टू हाउस, तो दोनों हाउस की जितनी स्ट्रेंथ है उसका 1/10 लोग मौजूद होने चाहिए टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, सो 543 है वैसे, 545 मतलब अभी 545 प्लस 245 790 लोगों को, यानी 80 लोग, 79 to 80 लोग हमें चाहिए टू स्टार्ट दी प्रोसीडिंग्स ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। इससे अगर कम लोग हैं तो ज्वाइंट सिटिंग कैरी ऑन नहीं की जाएगी। क्लियर है? ज्वाइंट सिटिंग इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। ज्वाइंट सिटिंग का जो भी पूरा काम होगा, कार्यक्रम किया जाएगा ज्वाइंट सिटिंग का, जो भी सम्मेलन होगा इन दोनों सभाओं को एक साथ जोड़ के, तो उसके ऊपर जो रूलिंग चलेगी, किस तरीके से ये ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट की जाएगी, तो वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा से कंडक्ट की जाएगी, न कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा से की जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, लोकसभा का पलड़ा ही भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्लियर है बात? सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, नॉट ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं लगेंगे इन केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। स्पीकर भी लोकसभा का और रूल्स भी लोकसभा के। क्लियर है? इफ बिल अंडर डिस्प्यूट इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग, बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। अब इस ज्वाइंट सिटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, जो कि ये 790 लोग बैठे हैं, 790 लोग तो टोटल हैं, अब इसमें से उपस्थित कितने होते हैं वो अलग बात है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर सपोज करो 700 लोग टोटल उपस्थित हैं और इसका 50% यानी कि 350 से ऊपर लोग, सपोज करो 355 लोग ने इस पे अपनी असेंट दे दी, अप्रूव कर दिया 355 लोग ने, तो ये बिल को पास माना जाएगा। क्लियर है बात? तो मेजॉरिटी ऑफ दी टोटल पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित हैं और जो वोट दे रहे हैं उनको गिनेंगे, स्ट्रेंथ को नहीं गिनेंगे। जैसे टोटल स्ट्रेंथ तो कितनी हो गई थी दोनों की मिला के 790, लेकिन उपस्थित कितने हैं 700, तो हम 700 पे गिनेंगे कि 700 का मेजॉरिटी क्या होगी 350 के ऊपर, यानी कि अपन ने सपोज 355 अगर ले ली, 351 भी मेजॉरिटी हो गई, पर थोड़ा सा अपन को अच्छा लगे कि 4-5 लोग तो ज़्यादा है, तो अपन ने 355 ले ली। तो जैसे ही 350 के ऊपर लोग गए तो इस बिल को पास माना जाएगा। ठीक है, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, नॉर्मल मेजॉरिटी है, लेकिन टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये सीधी सी बात है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लोकसभा के पास खुद के पास 550 के आसपास लोग हैं, तो हमेशा ये क्या होता है कि लोकसभा की पोजीशन इससे स्ट्रांग होती है, तो लोकसभा जैसा चाहता है वैसा ही बिल पास किया जाता है, और अगर वो नहीं चाहेगा तो बिल पास नहीं होता है जनरली। क्लियर है बात? क्योंकि इसके पीछे एक मैथमेटिकल पावर है लोकसभा के पास। लोकसभा के पास 550 लोग हैं, तो सही बात है 550 लोग हैं और एक तरफ 250 लोग हैं, तो कौन लड़ाई जीतेगा? 550 वाले जीतेंगे। बस फिर यही है, न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कांट बी प्रपोज्ड इन जॉइंट सिटिंग एक्सेप्ट इन 2 केसेस। किसी भी प्रकार के नए अमेंडमेंट प्रस्तावित नहीं किए जाते, संशोधन नहीं डाले जाते जॉइंट सिटिंग में। सिर्फ 2 केसेस हैं जब अमेंडमेंट डाले जाएंगे जॉइंट सिटिंग में, तो वो कौन से केसेस हैं? इफ अमेंडमेंट कॉजेज डिसएग्रीमेंट, दोनों हाउस में जो डिसएग्रीमेंट हुआ है कि ये बिल पास नहीं होगा, एक ने बोला ये बिल पास होगा, उसका कारण है कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जो एक हाउस चाहता है और दूसरा हाउस नहीं चाहता है। भाई सपोज करो एक हाउस है, जैसे हाउस नंबर 1 से बिल पास हो गया, हाउस नंबर 2 में बिल अटक गया। अटक क्यों गया? क्योंकि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करे कि भैया हमें बिल से कोई एतराज नहीं है, बिल इज ओवरऑल फाइन, बट इट रिक्वायर्स सर्टेन अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट डाल दो बिल पास। पर इस अमेंडमेंट को क्या हुआ, हाउस 1 ने माना नहीं, डिसएग्रीमेंट हो गया तो डेडलॉक हो गया तो आर्टिकल 108 के अलावा के थ्रू जॉइंट सिटिंग हो गई। तो फिर उस केस में क्या होता है, जॉइंट सिटिंग में अमेंडमेंट डाला जा सकता है ताकि डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व किया जाए। इसमें भी क्या है, इसमें भी कब होगा, जब लोकसभा ने अगर अमेंडमेंट दिए। प्रैक्टिकली समझो, वो दोनों केस में सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा के अमेंडमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली समझो बहुत आराम से,
लोकसभा ने बिल पास करा, राज्यसभा ने बिल मना कर दिया, बोले हमें ये अमेंडमेंट चाहिए। इन्होंने बिल वापस भेजा अमेंडमेंट के साथ, इन भाई साहब ने मना कर दिया, बोले हम ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डेडलॉक हो गया, जॉइंट सिटिंग हुई। अब क्योंकि ये राज्यसभा बेचारे गरीब के अमेंडमेंट थे, क्योंकि उसके पास कुल ही 250 लोग हैं, तो वो इसको तो हरा ही नहीं सकता, तो ये अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली आएंगे ही नहीं। 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा। वहीं पे अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे अपन सिचुएशन को, कि राज्यसभा ने एक बिल पास करा, निकाला, पास किया, लोकसभा के पास आया, लोकसभा ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करे, वापस भेजा, राज्यसभा ने मना कर दिया, डेडलॉक हो गया, जॉइंट सिटिंग हुई। लेकिन अब लोकसभा अमीर है, लोकसभा ऊपर वाला हाउस है भाई साहब, लोकसभा के पास पावर है। पावर कैसे है? इसके पास 550 नंबर का पान है, 550 लोग हैं, 545 मोटा मोटा ले रहा हूं, ठीक है, सो 545 लोग हैं, तो इसके पास ज्यादा पावर है। तो इस भाई ने जो अमेंडमेंट बोले हैं ना लोकसभा ने, वो तो अब आपको करने ही पड़ेंगे ना यार, वो तो आपको डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा के पास है पावर सारी। तो इसलिए फिर ये वाला पॉइंट आ जाता है, अमेंडमेंट कॉजेज डिसएग्रीमेंट। तो ऐसे अमेंडमेंट डाले जा सकते हैं जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जनरली वो अमेंडमेंट किसके थ्रू से आए होंगे तो ही डलेगा, वो डलेगा लोकसभा के थ्रू वाले, ठीक है। या फिर कोई ऐसे अमेंडमेंट जिसकी वजह से डिले हो रहा है प्रोसेस, बिल पास होने में कोई समय लग रहा है, बिल सब ओके है, सबकी तरफ से मंजूर है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि कर दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से सारी कहानी अटक रही है। तो वापस वही कहानी है कि लोकसभा वाले को ही ज़्यादा पावर मिलेगी, इसलिए क्या कहा जाता है, लोकसभा विद ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल मेंबर्स विंस इन जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में किसका होता है, किसकी विजयी होती है, तो लोकसभा की जीत होती है। क्लियर है? मैच जब हमारे इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो चलो बहुत अच्छी टीम हो गई आजकल, सपोज इंडिया और स्कॉटलैंड में मैच खेला जा रहा, तो कौन जीतेगा? जनरली इंडिया जीतेगी ना, क्योंकि पावरफुल है। तो सिमिलरली लोकसभा और राज्यसभा में मैच हो रहा है, तो कौन जीतेगा? लोकसभा जीतेगी, क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। क्लियर है बात? सो दिस वॉज अबाउट जॉइंट सिटिंग। और हल्की सी और इन्फॉर्मेशन ले लो भाई साहब, कि जॉइंट सिटिंग आज तक सिर्फ 3 दफा हुई है, सिर्फ 3 दफा हुई है, 3 बार हुई है। एक तो डाउरी प्रोटेक्शन बिल, प्रोहिबिशन बिल 1960, देन आपका बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977, और फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ये 3 बार ही जॉइंट सिटिंग हुई है, बाकी हमारे देश में कभी भी जॉइंट सिटिंग का कोई काम नहीं हुआ है। 3 बार डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये 3 केसेस है जब हमने जॉइंट सिटिंग कंडक्ट कराई है सक्सेसफुली। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ बिल, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल। और इसके साथ ही हम कक्षा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।